अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट मेरे पास मौजूद है जो मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये चीप एनर्जी की कुछ तस्वीरें हैं और ये प्रोजेक्ट है कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, दीर लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। 246 किलोमीटर ये दूर है इस्लामाबाद से। अगर कोटो विलेज की बात की जाए तो इससे कोई 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी ऊपर वाली साइड की तरफ ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है पंजकोरा रिवर के ऊपर। और इसका पावर हाउस जो होगा ये कोटो विलेज के इंतहाई करीब होगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये आप तस्वीरें देख रही हैं इसकी, तो ये सामने आई थी तो सोचा आपसे शेयर की जाए। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये 40.8 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। ओवरऑल अगर इसकी पावर जनरेशन एनुअली देखी जाए तो ये 205 गीगावाट हावर होगी। और इसके अलावा दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट होगा, लोड शेडिंग की कमी इससे आएगी जैसा कि बाकी प्रोजेक्ट से भी आई है। इसके अलावा दोस्तों कोई 1970 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस आप कह लें कि इस प्रोजेक्ट से जनरेट हो सकेंगे इसकी कंप्लीशन के बाद। और ये जो रकम मैंने आपको बताई है ये एनुअली बताई है, ठीक है ना। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट हर साल पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि चलें जब इस तरह के प्रोजेक्ट बनती हैं, एक फ़ायदा तो ये होता है कि पैसे भी इससे चले बचती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बिजली सस्ती हो जाती है, इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इसके अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हो या डैम हो। रन ऑफ द रिवर और डैम के दरमियान आपको कई बार फ़र्क मैं बता चुका हूँ कि डैम के अंदर तो पानी को ज़ख़ीरा भी किया जाता है ना, जिसे फिर वो पानी आप कह सकते हैं कि ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो जाता है और कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से पानी, चलते हुए पानी से सिर्फ बिजली बनाई जाती है, कुछ ज़्यादा स्टोर नहीं किया जाता पानी, ना ही उस पानी से ज़राअत की जाती है, ना ही बाकी काम किए जाती हैं। तो इस तरह ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन इधर ये भी बात नोट करने वाली होगी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल काम नहीं हो सकते, बिजली बड़ी सस्ती बन जाती है, ये हो सकता है। तो जहां रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है वहां बना दिया जाता है, जहां डैम बन सकता है वहां फिर पाकिस्तान की कोशिश होती है कि डैम बना दिया जाए। तो दोस्तों अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हमारे सामने आ चुकी है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि 4 दिसंबर को पहली बार ऐसा हुआ था कि तुर्की से एक ट्रेन ने सफ़र का आगाज़ किया और चाइना की तरफ वो गई। तो ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट हुई थी दुनिया की तारीख के अंदर। वो रूट जो कि चाइना कहता था कि सिल्क रोड है और इसे हम दोबारा से एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव तो चलें चाइना ने कई जगह से इसे कर दिया था, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि जो ट्रेन का लिंक है वो भी कर दिया गया था तुर्की के साथ। और तुर्की की एक्सपोर्ट को लेकर चाइना की तरफ आप कह सकते हैं कि पहली ट्रेन रवाना होगी थी 4 दिसंबर वाले दिन। तो आज दोस्तों आप यकीनन जानते होंगे कि इस वक्त 15 दिसंबर हो चुकी है। 12 दिन का ये सफ़र होना था और आप कह सकते हैं कि अब ये सफ़र बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ये तारीख की बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ये शेयर कर रहा हूँ इतने दिन बाद। इसका टोटल सफ़र दोस्तों कोई 8,693 किलोमीटर बनता था। इसने 2 कॉन्टिनेंट का सफ़र करना था, इसके बाद 2 समुंदर भी आने थे दरमियान में, 5 कंट्रीज भी आनी थी दरमियान में, और 12 दिन का ये सफ़र होना था। तो ये नेशनल रेलवेज ऑफ तुर्की की जानिब से इस सफ़र का आगाज़ किया गया था गालबन। अब दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान इसी तरह सोच रहा है तुर्की के साथ मिलकर और ईरान के साथ मिलकर कि हम भी इसी तरह की ट्रेन की लिंकिंग को क्रिएट करें, जो कि मैं कई बार शेयर भी कर चुका हूं कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान ये इरादा रखता है कि अफगानिस्तान के जरिए लिंकेज हो ट्रेन की रोड्स के बाद, और इसके अलावा ईरान की तरफ से हम तुर्की की तरफ भी जाएं। तो इस तरह एक नया लिंक बनेगा, पाकिस्तान के लिए भी ये सिल्क रोड का किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ेगी। तो दुनिया खुद को आप कह सकते हैं कि तेजी के साथ ग्रो कर रही है। अब आप देखें कि तुर्की किधर है और चाइना किधर है, कनेक्टिविटी हो गई, कई मुमालिक दरमियान में आती हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने ये सब कुछ करके दिखाया। तो यहाँ आप पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। एक तरफ तो चले हम चाइना के साथ कनेक्ट हैं, कल को हम जो रेलवे लिंक है इसके जरिए भी कनेक्ट हो सकती हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चाइना के साथ मजीद बढ़ेगी। दूसरी साइड जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हम कनेक्ट हो सकती हैं
रेलवे के जरिए, और तीसरी साइड हम तुर्की की तरफ भी जा सकते हैं ईरान के रास्ते रेलवे के जरिए, और आगे हमारे सामने पूरा यूरोप भी आ जाएगा। अब देखें दोस्तों, पता नहीं पाकिस्तान क्यों ऐसा कर नहीं पाता, या शायद जो हुक्मरान है वो आज तक कर नहीं पाए पाकिस्तान के लिए। हालांकि ये अगर लिंकेज कायम हो जाते ट्रेन के जरिए तो पाकिस्तान आज बड़ा तरक्की याफ्ता हो चुका होता। हमारे दरमियान कोई कंट्रीज भी ज़्यादा नहीं आती, और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ईरान के साथ भी हमारे तल्लुकात चलें, ठीक है उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं होते। अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की कुछ मुश्किलात हैं, कभी सऊदीया नाराज़ हुआ होता है, कभी कोई कंट्री नाराज़ हुआ होता है, तो बैलेंस रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। इसकी मेन रीज़न भी यही है कि इकनॉमिकली पाकिस्तान मजबूत नहीं। चाइना एक मजबूत कंट्री है तो वो बैलेंस भी कर पाता है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, तो तिजारत के मामलात के अंदर वो किसी भी कंट्री को एक दूसरे से ऊपर नहीं रखता। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ जाती हैं, और इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का दोस्त चाइना बहुत तेज़ी के साथ कनेक्टिविटी में इजाफा करता चला जा रहा है। अब दोस्तों डेवलपमेंट यही है कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान इस बात पर एग्री है कि हमने भी जो ट्रेन लिंकेज है वो कायम करनी है, और इसी तरह एक्सपोर्ट और तरक्याती कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अब ये कब करती हैं, कितना टाइम लगता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये खबर तो आ जाती है कि एग्री हैं तीनों कंट्रीज। एग्री होने के अलावा काम भी तो करना पड़ता है ना। अब चाइना ने करके दिखा दिया ना तुर्की के साथ मिलकर, और पहली ट्रेन रवाना होगी थी 4 दिसंबर को, तो ये पहुंचने वाली है, तो ये बहुत बड़ी तारीख की डेवलपमेंट हुई थी। तो दोस्तों अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं है, इंतहाई छोटी सी डेवलपमेंट है, लेकिन हुई है, और गवर्नमेंट ऑफ जापान इसके अंदर शामिल है, इसलिए मैंने ये सोचा कि शेयर कर दूं। तो दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान की जानिब से $86,612 इदारा अल खैर वेलफेयर सोसाइटी को मजीद दे दिए गए हैं, यानी ग्रांट जो उनको दी जाती थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ जापान की जानिब से किया गया है। यानी एक इतना बड़ा मुल्क और इतनी छोटी सी ग्रांट वो दे रहा है, हालांकि वो ग्रांट बहुत सारी देता है, यानी मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सटेंड की गई है, यानी इसके अलावा भी वो ग्रांट देता रहता है और भी इदारों को देता है। तो ये प्रोजेक्ट बन जाता है दी प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स स्कूल। तो ये एक अहम तरीन प्रोजेक्ट बनता है कराची के लिए, ये बनाया जाएगा, और जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसके लिए होगा। इसमें होगा दोस्तों कुछ इस तरह से कि 9 क्लासरूम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक स्टाफ रूम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, साथ में फर्निश्ड डेस्क और चेयर फ्राहम की जाएंगी। अब ये डेवलपमेंट बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जापान का टैग साथ आ रहा था तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हुई है कि पाकिस्तान और तंजानिया की जानिब से 2 MOU साइन किए गए हैं। तो इन 2 MOUs के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पॉलिटिकल कंसल्टेशंस के ऊपर MOU साइन किया गया जो कि बाईलैटरल होगी, और दूसरा दोस्तों ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर MOU साइन किया गया है। अभी मैं दोस्तों ये आपको बता देता हूँ कि अगर तो हम तंजानिया के साथ अपनी ओवरऑल ट्रेड को देखें तो ये ओवरऑल ट्रेड बन जाती है $154 मिलियन, जबकि पाकिस्तान कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट अगर तंजानिया के अंदर देखें तो ये $490 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बन जाती है तंजानिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी की, और इसके जरिए कोई 5400 तंजानियन नेशनलिस्ट को आप कह सकती हैं कि पाकिस्तानियों ने जॉब भी दे रखी है। तो इस तरह ये एक डेवलपमेंट सामने आई है, और तंजानिया के साथ पाकिस्तान ये मजीद चाहता है कि हमारी कोऑपरेशन बढ़े और तजारत में भी इजाफा हो। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान इकानमी को लेकर। तो दोस्तों फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर की जानिब से ये बताया गया कि पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हो चुका है इजाफा। अगर तो दोस्तों जुलाई से लेकर अक्टूबर 2020 के अदादोशुमार देखे जाएं तो इसमें 5.46% का इजाफा सामने आ चुका है, बहुत अच्छी ग्रोथ सामने आई है। और अगर सिर्फ अक्टूबर को देखा जाए तो अक्टूबर के अंदर ये 6.66% रही, यानी ओवरऑल जो ग्रोथ आई है उसकी निस्बत सिर्फ अक्टूबर के अंदर ज़्यादा ग्रोथ आई है, जो कि 1% या इससे थोड़ी सी ऊपर बन जाती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की बहुत सारी मुश्किलात में आप कह सकते हैं कि कमी करेगी, और पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात का हल भी लार्ज स्केल
मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ज़्यादातर जो इंपोर्ट बनती है वो लार्ज स्केल को लेकर है, चाहे पाकिस्तान मशीनरी इंपोर्ट करता हो, चाहे पाकिस्तान इस तरह की बाकी आइटम एक्सपोर्ट करता हो। तो अगर पाकिस्तान ये इंपोर्ट कर रहा है फर्ज करने और इंपोर्ट करता चला जा रहा है, तो इसके जरिए अब जो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगेगी और वहां से जो पाकिस्तान प्रोडक्शन करेगा तो वो प्रोडक्शन दो इकसाम की होगी, एक तो डोमेस्टिकली इस्तेमाल में लाई जा सकेगी और एक प्योरली एक्सपोर्ट के तौर पर देखी जाएगी। तो इस तरह ये फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छे असरात लाएगी डेवलपमेंट, और इससे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट कम होती चली जाएगी और एक्सपोर्ट फ्यूचर के अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होना एक खुशाइंद बात बनती है किसी भी कंट्री के लिए। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।